एक्सेलशियल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। जम्मू में बेरोजगारी की समस्या है और साथ ही साथ में जब यहाँ पर कोई रिक्रूटमेंट होती है तो कहीं ना कहीं स्कैम जो है वो उभर कर सामने आते हैं। तो अगर जिन लोगों की अपॉइंटमेंट हो जाती है तो उनकी लिस्ट ट्रैप होने का उन्हें डर सताता रहता है। जम्मू की बात करें तो जम्मू में इस वक्त जो युवा है वो काफ़ी परेशानी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। यहाँ पर जो है डर के साए में रह रहा है। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की बात करें, सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स की बात करें, फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की बात करें, हर कोई जो है इस वक्त सरकार से गुहार लगा रहा है कि युवाओं की तरफ जो है विशेष ध्यान दिया जाए। आज इन्हीं मुद्दों पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। और आपको बता दूं कि इस वक्त मेरे साथ हैं सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा जी। आइए सीधे तौर पर बात करते हैं अभिनव जी से। अभिनव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की बात करें, बेरोज़गारी की समस्या है यहाँ पर और आप देखते हैं कि बेरोज़गारी से युवा जो है वो जूझ रहा है और सरकार कई बार यहाँ पर रिक्रूटमेंट करवाती है और रिक्रूटमेंट में जो है कई स्कैम्स उभर कर सामने आते हैं। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की बात करें, वहाँ के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनका भी ये कहना है कि इसमें भी धांधलियाँ हुई हैं, इसमें भी स्कैम हुआ है, इसकी भी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, रिक्रूटमेंट में स्कैम क्यों होते हैं, पहले आपको इसके पीछे जाना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में जितनी भी सरकारें रही, इन्होंने पढ़े लिखे यूथ के लिए कोई पॉलिसी कभी अडॉप्ट नहीं की। जितने भी लीडर्स यहाँ रहे, इन्होंने बच्चों को सरकारी नौकरी का ही झांसा दिया। कोई मल्टीनेशनल सेक्टर, कोई प्राइवेट सेक्टर, कोई कॉरपोरेट सेक्टर यहाँ नहीं आया। देखिए, कोई भी सरकार किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में हर एक नौजवान को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती जी। और एम्प्लॉयमेंट को अगर आप सिर्फ सरकारी नौकरी से जोड़ के देखेंगे तो ये गलत होगा, चूंकि सरकारी नौकरी के अलावा यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं थी। तो सरकारी नौकरी पाने के लिए कई बार लोग लिमिट्स भी क्रॉस करते हैं, ज़मीनें भी बेचते हैं। और जो सरकारी नौकरियाँ जब लगती हैं, एडवर्टीजमेंट होती है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है, डिपार्टमेंट्स में जो सरकारी मुलाजिम होते हैं वो इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानते हैं कि अब हमारा पैसा कमाने का समय आ गया। तो ये स्कैम ऐसा नहीं है कि ये यूटी बनने के बाद पहली बार हुए। जम्मू कश्मीर में हमेशा ही होते रहे, लेकिन कभी इस पर किसी ने इंक्वायरी ऑर्डर नहीं की। 370 टूटने के बाद मैंने कहा भी वर्किंग कल्चर अब इम्प्रूव होने लगा है। अगर 370 से पहले ये स्कैम हुए होते तो किसी ने इंक्वायरी नहीं करनी थी जी। 370 से पहले जितनी सिलेक्शन प्रोसेस हुई है उसमें सिफारिशें नहीं चलती थी क्या? ये तो छोटी नौकरियां हैं, लेकिन इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम सब इंस्पेक्टर की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करूँ या फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, उनका भी यही कहना कि इंक्वायरी की जाए, लेकिन जो लिस्ट स्क्रैप है उसको नहीं किया जाए। अब उसके बाद सब इंस्पेक्टर की सिलेक्शन के बाद जब कमेटी ने पाया कि इसमें गड़बड़ी है, सिलेक्शन प्रोसेस स्क्रैप हुआ। अब जिन्होंने इस सिलेक्शन प्रोसेस में गड़बड़ी की उनको सजा भी मिलनी चाहिए। वो तो ये कमेटी दे नहीं सकती थी, उसके लिए सीबीआई इंक्वायरी। अब सीबीआई में निकलेगा कि कौन कौन इसमें मुलविस थे, किन किन ने ये गड़बड़ी की है, उनको इन अकॉर्डेंस विद लॉ डील किया जाएगा। ये इंक्वायरी कमेटी के जब फाइंडिंग आई तो तभी स्क्रैप हुई, पहले स्क्रैप नहीं हुई जी। तो जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स हैं उनका भी कहना कि इंक्वायरी की जाए, लेकिन लिस्ट जो है वो स्क्रैप नहीं की जाए। हालांकि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है अभी कि लिस्ट उनकी स्क्रैप की जा रही है या नहीं की जा रही है, लेकिन वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी प्रेस क्लब के बाहर वो बैठे हुए हैं इसी डर में कि लिस्ट स्क्रैप नहीं होनी चाहिए। क्या उनको कोई आश्वासन देने आ सकता है? क्या एलजी साहब ट्वीट कर सकते हैं, या फिर बीजेपी की पर्टिकुलर बात करें, बीजेपी का कोई नुमाइंदा उनसे मिल सकता है? देखिए, ऐसा है, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट्स की बात कर रहे हैं आप, मैं उनको भी क्लियर कर दूं, अगर कमेटी ये फाइंडिंग देती है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है तो फिर स्क्रैप नहीं होगी। अगर कमेटी ये फाइंडिंग देती है कि इसमें गड़बड़ी हुई है तो फिर स्क्रैप भी होगी। अब डिपेंड करता है कि कमेटी के पास क्या सबूत आता है, क्या फैक्ट्स आते हैं, क्या फिगर्स आते हैं। अभिनव जी, मैं एक प्रश्न ये भी जानना चाहता हूँ। स्क्रैप होती है कोई भी लिस्ट हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की हो या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की हो या फिर कोई भी XYZ लिस्ट स्क्रैप हो, उसमें युवा का, जो इनोसेंट युवा है, उसका क्या कसूर है? क्या उसको एज में रिलैक्सेशन दी जा रही है? क्या उसमें जो उस समय जो एक्टिव था, जो उसने टाइम डिप्यूट किया था अपनी स्टडीज़ के लिए, प्रिपरेशन के लिए, क्या उसमें कुछ उसके साथ जस्टिस किया जा रहा है? उस युवा का क्या कसूर है? देखिए, मेरिटोरियस स्टूडेंट का तो कोई कसूर नहीं होता। अगर सिलेक्शन प्रोसेस स्क्रैप होता है तो ये ऑब्वियस है कि उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगी, क्योंकि एज कब देखनी होती है? जब फॉर्म भरे गए थे जी, उस टाइम वो अगर एलिजिबल थे। अब अगर री एग्ज़ाम दोबारा होता है किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस का, उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगी, क्योंकि उनकी एज उस टाइम से डिटरमिन करेगी जब उसने पहली बार फॉर्म भरा था। अब देखिए, आपने पूछा कसूर। देखिए, अगर सिलेक्शन प्रोसेस में धांधली होती है, पैसा चलता है, तो जिन्होंने ये गड़बड़ी की है उनको सज़ा मिलनी चाहिए ना, ठीक। लेकिन
अब अगर 10 मेरिटोरियस बच्चे, 50 या 100 मेरिटोरियस बच्चे ये कहते हैं कि हमारा क्या कसूर है, ठीक है, उनको कोई कसूर नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, तो 200-300 बच्चा उस धांधली का बेनिफिशियरी है तो आप उन लोगों को नौकरी में लगाएं, ये भी कोई जवाजियत नहीं है। आप एडवोकेट हैं, कानून ये कहता है कि 100 मुजरिम जो हैं वो छूट जाएं, लेकिन एक इनोसेंट को जो है सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पर अगर 10, 20, 50, 100, 200 बंदे भी अगर कल्प्रिट हैं, लेकिन जो बाकी बचते हैं वो तो बेकसूर हैं, उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। जो आप कानून की बात कर रहे हैं वो क्रिमिनल लॉ पे अप्लाई होता है जी। जिन्होंने क्राइम किया होता है, इन मेरिटोरियस बच्चों ने क्राइम नहीं किया है जी। वो जिन्होंने मर्डर किया होता है, किसी को घायल किया होता है, रेप किया होता है, उसमें ये लॉ है कि अगर आपके पास पूरा सबूत नहीं है, आपको अगर शक है, आप उसको सज़ा नहीं दे सकते, चाहे 100 गुनाहगार बरी हो जाएं जी, ठीक। लेकिन ये वो वाला क्राइम नहीं है, ये सिलेक्शन प्रोसेस में धांधली हुई है जी। अगर वो पाई जाती है तो इसमें वो एनालॉजी इसमें नहीं लगती, इसमें लॉ अदरवाइज है। हाँ, इसमें एक ग्रे एरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस कई बार पूरा स्क्रैप नहीं होता। यू हैव टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द शेप, कि कौन बेनिफिशियरी है, कौन नहीं है। लेकिन अगर धांधली बड़े लेवल पे हो गई है, ज़्यादा लेवल पे हो गई है, पेपर लीकेज हो गई है, तो फिर सिलेक्शन प्रोसेस पूरा भी कंप्लीट स्क्रैप भी होता है। तो इसमें कई बार जो बेगुनाह होता है उनको भी नुकसान होता है। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की बात करें, उसमें क्या आपको लग रहा है, उसमें क्या कदम उठाने की आवश्यकता है, क्या होना चाहिए वहाँ पर भी, जिस तरह से वहाँ पर भी मांग उठ रही है कि वहाँ पर भी काफ़ी स्कैम हुआ है? देखिए, फायर एंड इमरजेंसी में सब इंस्पेक्टर्स की जो सिलेक्शन लिस्ट में जो स्कैम की एलिगेशंस आ रही हैं, उससे बड़े लेवल का स्कैम है। क्योंकि 2 बार 2016 और 18 में होम डिपार्टमेंट ने खुद 2 बार कैंसिल किया इस प्रोसेस को कि इसमें गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी क्या हुई है? इम्पर्सोनेशन, एक की जगह दूसरा कैंडिडेट अपीयर हुआ है, मोबाइल फ़ोन्स यूज़ हुए थे, गैजेट्स यूज़ हुई थी, जो स्टाफ लगा था उन पे एलिगेशंस लगी थी, ज़्यादा बच्चे जो फायर इमरजेंसी के जो मुलाजिम थे उनके सेलेक्ट हो रहे थे। अब तीसरी बार तो बच्चों के पास सबूत है कि पेपर लीक हुआ है, क्राइटेरिया चेंज हुआ है। एक बाप के बडगाम के 4 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, चारों के 90 के ऊपर मार्क्स हैं। पुलवामा से एक बाप है, उसको 2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, दोनों के सेम मार्क्स हैं। सिलेक्शन लिस्ट जो है वो पेपर में पब्लिश नहीं होती, सैटरडे को अपलोड होती है वेबसाइट पे, संडे को अपॉइंटमेंट ऑर्डर होता है 4 अक्टूबर 2020 को। अपॉइंटमेंट ऑर्डर में नॉर्मली लिखा जाता है 21 दिन ज्वाइनिंग टाइम होगा, इसमें कहते नहीं जी कल ही ज्वाइन करिए। और अपॉइंटमेंट ऑर्डर में लिखा है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं, आप डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स के साथ भी कंप्लीट ज्वाइनिंग डाल सकते हैं। क्या जल्दी थी? फिर बच्चे कैट में गए, कैट ने कहा हमारे पास तो एक्सपर्टीज़ नहीं है, आप डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करिए। डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट किया तो 19 ड्राइवर्स फायरमैन वो लगे जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं थे। अगर बच्चे कैट में नहीं जाते वो आज नौकरी कर रहे होते। तो सरकार सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? देखिए, थोड़ा सा इन बच्चों ने शोर मचाया, लेकिन बाद में जो इनको सपोर्ट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, ये डिस्करेज हुए, तो इन्होंने अपनी एजिटेशन विड्रॉ की, ये कैट में चले गए। अब जब कैट की जजमेंट के बाद खुद इनके सामने सबूत आया कि 20 बच्चे डिपार्टमेंट ने खुद निकाले हैं जो एलिजिबल ही नहीं थे, तो अब ये कहते हैं कि हमारे पास और सबूत आए हैं, एक डेज हुए, तो इन्होंने अपनी एजिटेशन विड्रॉ की, ये कैट में चले गए। अब जब कैट की जजमेंट के बाद खुद इनके सामने सबूत आया कि 20 बच्चे डिपार्टमेंट ने खुद निकाले हैं जो एलिजिबल ही नहीं थे, तो अब ये कहते हैं कि हमारे पास और सबूत आए हैं। एक बच्चा ऐसा है जो कहता है जी हाँ मैंने पैसे देके पेपर परचेज किया था, मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन फेस करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए इनके पास सबूत हैं, इनके पास सब्सटेंशियल एविडेंस है, तो इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि गवर्नमेंट या एलजी प्रशासन जो है सीबीआई इंक्वायरी इन पर भी करवाएगा? मुझे पूरा यकीन है कि एलजी साहब के संज्ञान में नोटिस में ये बात आ गई है, वो इसमें भी इंक्वायरी का ऑर्डर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ, जिस तरह जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर धांधलियाँ जो हैं उभर कर सामने आ रही हैं। हर रिक्रूटमेंट में जो है स्कैम का बोलबाला है और हर स्कैम को जो है यहाँ पर सामने लाया जाएगा। सीबीआई इंक्वायरी होगी तभी जाकर जो है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को जस्टिस मिल पाएगा। और सरकार की तरफ हम ये भी कहना चाहते हैं, ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि हो सके तो फिल्टर करें, ना कि किसी भी लिस्ट को, किसी भी रिक्रूटमेंट को जो है स्क्रैप करें, ताकि जो भविष्य है वो लटका ना रहे। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।